हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और बोर्ड का एग्जाम भी चल रहा है, जैसे फिजिक्स का एग्जाम हो चुका है। तो फिजिक्स एग्जाम में एक दो बातें जो आपको बताना चाहते हैं। तो इस बार का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो काफी टफ आया था। दूसरी बात ये कि कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे जो सिलेबस का हिस्सा नहीं थे, जो आउट ऑफ सिलेबस थे। लेकिन उसको आप क्या कर सकते हैं, है ना, ये सीबीएसई की मिस्टेक है। बाकी तो पेपर ठीक ठाक था, है ना, एक एवरेज से थोड़ा सा ऊपर पेपर था। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग का एग्जाम ठीक ही गया होगा, है ना। तो हम लोग न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। वो जो न्यू सीरीज है वो जेई के लिए, नीट के लिए और फिर सीयूईटी के लिए है। ठीक है ना, कि जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं हर टॉपिक पर रिलेटेड, उस टॉपिक को भी क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को भी बताएंगे और उससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को भी क्या करेंगे, हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो डेली टारगेट हमारा यही है कि हम 10 क्वेश्चन डेली करेंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए देंगे जो आप लोग करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, 1 से लेके 8 अप्रैल के बीच में, 8 अप्रैल के बीच में एग्जाम डेट है जेई का, जेई मेंस का। ठीक है ना, जेई मेंस का एग्जाम डेट है सेकेंड सेशन का। ठीक है। 1 से लेके 8 अप्रैल के बीच में। वही 4 मई से लेके 4 मई को एग्जाम है नीट का। नीट का एग्जाम 4 मई के है। और सीयूईटी का जो एग्जाम है वो आपका पड़ रहा है 8 मई से लेकर 1 जून में आपका क्या होगा, सीयूटी का एग्जाम होगा। उसके बाद एडवांस जेई एडवांस का जो एग्जाम है वो आपको पड़ेगा। जेई एडवांस का एग्जाम जून में जाकर पड़ेगा, अभी तक डेट डिसाइडेड नहीं है। तो जून में आपका क्या होगा, जेई एडवांस का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जेई एडवांस का एग्जाम होने वाला है जून में। तो इतनी लंबी चौड़ी हम लोग की क्या है, प्लानिंग है। उस प्लानिंग के तहत हम लोग चलेंगे। और सीयूईटी में आपको पता है कि सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा, जबकि जेई और नीट में 11 12 दोनों का आएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 12th का टॉपिक खत्म करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या आएंगे, 11th के टॉपिक पे आएंगे कि भाई 11th में क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। क्योंकि अभी आप लोग क्या है, 12th का एग्जाम दिए हैं। तो 12th का एग्जाम दिए हैं, इसलिए आपका इस हिसाब से 12th का रिवीजन भी होता चला जाएगा। ठीक है। बहुत ही क्रूशियल ये आपका सेशन चलने वाला है, एक सीजन चलने वाला है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे और अच्छे अच्छे पीवाईक्यू भी उठाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी उठाएंगे और क्वेश्चन जो बन सकते हैं, है ना, एक अच्छे लेवल क्वेश्चन कराएंगे। जेई एडवांस के भी क्वेश्चन कराएंगे इसमें। ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो बेटा हम लोग का ये पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, है ना, आर देयर इन 90 ग्राम प्योर वाटर, है ना, कि 90 ग्राम अगर प्योर वाटर है तो उसमें कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं। तो देखिए, बहुत लोग का जो ऑप्शन लगाएंगे जीरो दिख रहा है, तो बहुत लोग क्या करेंगे, इस जीरो ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। भाई जीरो क्या है, मैक्सिमम केसेस में जीरो सही होता है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे आंसर जीरो नहीं होगा। तो पहली चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हर जगह जीरो सही नहीं होता है। अगर आपसे नेट चार्ज पूछता है ना, नेट चार्ज पूछता तो आप जीरो लगाते, लेकिन आपसे यहाँ पे कहीं भी नेट चार्ज की बात नहीं किया है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में बात किया है। एक चीज यहाँ पे जो मिस है, दैट इज प्लस माइनस होना चाहिए था यहाँ पे, जो कि नहीं है, तो हम लगा देते हैं, है ना, प्लस माइनस। ठीक है। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, तो आपको पता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले पता करेंगे कि 90 ग्राम जो प्योर वाटर होता है वो कितने मोल के बराबर होता है। तो देखो जरा, जो 90 ग्राम जो प्योर वाटर है ना, 90 ग्राम प्योर वाटर को अगर हम लोग मोल में कन्वर्ट करें तो भाई कितना मोल होगा। अगर हम लोग मोल निकाले तो मोल क्या होता है बेटा, हाँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट है 90 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट वाटर कितना होता है, देखिए ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 है, ये 2 हाइड्रोजन है इसलिए 18, यानी कि 16 प्लस क्या 2, यानी कि 90 बाई क्या 18, और 90 बाई 18 कन्वर्ट करेंगे तो 5 मोल आया ये, है ना, 5 मोल आया ये। यानी क्या है कि 90 ग्राम जो वाटर है वो 5 मोल के बराबर है। अगर आपको पता करने 5 मोल तो पता चल गया हमको कि चलो 90 ग्राम वाटर मोल के बराबर है। अभी हमको इलेक्ट्रॉन तक जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पता करना है, राइट। अब ये पता करना है कि 5 मोल में कितने एटम होते हैं। तो 5 मोल में अगर हम लोग नंबर ऑफ एटम निकालें तो आपको पता है कि 1 मोल में अवोगाद्रो नंबर के बराबर क्या होते हैं, एटम होते हैं, यानी 6.023 10 पावर 23। तो 5 मोल में क्या होंगे, उसका सिर्फ 5 मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 5 इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 23। तो सिंपली इसको कितना ले लें हम लोग, इस 6.02 सीधे इसको 6 ले लेते हैं ना। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए हम लोग क्या है कि यहाँ पे 6 ले लिए, मल्टीप्लाई करेंगे 30 में से एक पावर यहाँ चला आया तो ये गया 3 इंटू 10 पावर क्या 24। ठीक है, तो 3 इंटू 10 के पावर 24 एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है तो n बराबर कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए वाटर के 5 मोल या 90 ग्राम वाटर में क्या है, इतना आपका क्या है वाटर के मॉलिक्यूल है यानी H2O है। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो आपको देखो ये बात पता करनी पड़ेगी कि H2O में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। अब हाइड्रोजन का देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो चलो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यानी टोटल 10 हो गए। यानी कि हम लोग क्या करना है 3 इंटू 10 पावर 24 में सीधे क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये आपका आया 3 इंटू 10 पावर 25 बन गया। ठीक है, अब चार्ज कैलकुलेट करना है तो Q बराबर प्लस माइनस एन कर लेते हैं, है ना। तो अब प्लस माइनस और पहले n की वैल्यू लिखते थे यहाँ पे, तो n की वैल्यू देखिए 3 इंटू 10 पावर कितनी है 25 है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं 1.6 10 पावर माइनस क्या 19। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 इंटू 10 पावर क्या 6 कूलम है, माइनस 19 प्लस 25 यानी प्लस माइनस के साथ आया। तो ये आ गया आपका क्या प्लस माइनस 4.8 इंटू 10 के पावर 6 कूलम क्या आ गया। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, आंसर हो गया आपका क्या सी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का आंसर क्या हो गया सी, राइट। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। तो बेटा हम लोग का ये अगला क्वेश्चन है और कह रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है मेटेलिक स्फीयर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन फ्री स्टेट। कोई मेटेलिक स्फीयर है वो क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, फ्री स्टेट में तो सभी मेटल क्या होते हैं न्यूट्रल होते हैं। इट मेक्स पॉजिटिवली चार्ज, इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाया गया है बाई एनी मेथड। एनी मेथड का मतलब देखो चार्ज करने के दो मेथड होते हैं, इंडक्शन मेथड और क्या रबिंग मेथड। तो इन्हीं दोनों मेथड के यूज करके इसको क्या बनाया गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना, इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाया जा रहा है। पूछा है कि देन व्हाट विल बी द मास ऑफ द स्फीयर। तो मास ऑफ स्फीयर क्या होगा, तो कि इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा रिमेन सेम होगा, कैन नॉट बी से, है ना। क्या होगा, तो पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि भाई कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज रियलिटी में क्या होते हैं। कि देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, अब बॉडी दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज होता है तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो आपको पता होगा अगर किसी बॉडी में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो गए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो गए, ठीक है, अगर उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेस है, ठीक है, और ये एक्सेस हम कहाँ देखते हैं प्रोटॉनों के रिस्पेक्ट में देखते हैं। क्योंकि देखो फ्री स्टेट में कोई भी बॉडी क्या होती है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। फ्री स्टेट में कोई भी बॉडी क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन अगर क्या हो, लेकिन अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करें उसमें ऐड कर दें तो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे आपके चार्ज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब दो तरह के देखिए चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एक्सेस है तो नेगेटिवली चार्ज होगा, और पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन्स में क्या होंगे कम होंगे, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो पूछा जा रहा है कि अगर उसमें से हम क्या उसको पॉजिटिवली, पहले न्यूट्रल था, तो कोई भी स्फीयर है, मान लीजिए आपका स्फीयर है कोई ना, अब स्फीयर है तो इनिशियली क्या है ये न्यूट्रल है तो इस पर नेट चार्ज क्या होगा जीरो होगा, जाहिर सी बात है। अब इसको हम किसी तरह क्या की पॉजिटिवली चार्ज बनाए, यानी क्यू बराबर क्या हो गया ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो पूछ रहा है कि इसमें इसके मास पे क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई अगर ये न्यूट्रल था आपने पॉजिटिवली चार्ज बनाया है तो क्या किया होगा इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए होंगे या इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकाले होंगे, भाई जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन को निकाले होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा इसमें से, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या लेकर आएगा मास लेकर निकलेगा ना, भाई इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा तो मास के साथ आएगा, और जब मास इसमें से निकल रहा है यानी कि इसका मास क्या होगा डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर, राइट। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आसान था, आप लोग कर लिए होंगे। ये सीयूटी में क्वेश्चन पूछा गया था ना, सीयूईटी में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल का, ठीक है ना। तो सीयूईटी का प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो बेटा ये आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है कि 6 चार्जेस है ना, 6 चार्जेस है
क्यू क्यू क्यू, यानी कि 5 चार्ज इसमें से क्या है, पॉजिटिव दिया है और एक चार्ज नेगेटिव है, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ हेक्सागोन, है ना, ऑफ साइड ए। किसी यानी कि 6 चार्जेज है जिसमें से 5 चार्ज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और एक चार्ज क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, एक हेक्सागोन के 6 वर्टेक्स पे रखे गए हैं, राइट। कह रहा है कि व्हाट will be the net force or a charge q naught placed at the center of the hexagon। कह रहा है कि एक चार्ज जो q नॉट को कहाँ रखे हैं, हेक्सागोन के सेंटर पे रखे हैं, तो पूछा जा रहा है कि उस पे सेंटर पे नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले बेटा क्या काम किया करिए आप लोग कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले ट्राई किया करो आप लोग, है ना, 2-3 मिनट का समय लगेगा, ट्राई करो, है ना, इससे आपका क्या एक्सपोजर भी बढ़ेगा। उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो, अगर बाय द वे अगर ना आया करे तो ठीक है ना। तो पहला काम आप मेरी बात मानो, पहला काम आप लोग क्या किया करो, पहले क्वेश्चन को ट्राई किया करो, भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना अच्छी बात थोड़ी है, बाकी तो हम सॉल्यूशन करा ही रहे हैं तो देख ही रहे हैं, क्लियर। देखो तो ये है हम लोग का 100 अगर बना लेते हैं पहले, यहाँ पे एक सुंदर सा, ये सुंदर सा नहीं बनना चाहिए ना, देखो यहाँ पे एक सुंदर सा 100 अगर बना लिए ऐसे, ठीक है ना। चलिए थोड़ा बहुत 19-20 तो चलेगा ना। अब यहाँ पे प्लस क्यू 6 चार्ज को रख देते हैं भैया, इसके वर्टेक्स 5 तो हो गया ना। अब इसको निगेटिव रखना पड़ेगा, कहा जा रहा है ना। अच्छा कह रहा है इनकी साइड जो है ना ये है, तो उसमें कोई मसला नहीं है, साइड तो मान लो ये हो गया, ठीक है, तो साइड ये हो गया। कह रहा है कि इसके सेंटर पे एक चार्ज को रखे, सेंटर तो यही होगा, एक चार्ज क्या है क्यू नॉट रखे है सेंटर पे, तो कह रहा है कि सेंटर पे जब चार्ज क्यू नॉट है तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। तो चलो तो सबसे पहले इनको आपस में हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे ना, ऐसे। ये आ गया सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट। भैया किसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, दैट इज कॉन्सेप्ट कौन सा होगा, सुपर पोजिशन ना, सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस। तो सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा, लगेगा, ठीक है ना। तो सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस लगाएंगे। अब इस सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस में क्या कहता है कि अगर किसी सिस्टम में, है ना, n चार्जेस हों, यानी खूब ढेर सारे चार्जेस हों, तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा बाकी चार्जेस द्वारा लगाए गए फोर्सेस का वेक्टर सम होगा, राइट। यानी कि आप लोग आई होप कि पढ़े होंगे F इक्वल टू F1 प्लस क्या F2 प्लस डॉट 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 क्या Fn, तो पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए तो हम लोग देखते हैं भाई कि क्या होगा कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो अब यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, ए प्लस क्यू दोनों भी प्लस है, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा ना इसको, देखो इसको रिपेल करेगा, तो रिपल्सन का जो डायरेक्शन होगा, जो रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा ना, इस डायरेक्शन में ऐसे रिपेल किया, मान लो F1 फोर्स से इसने रिपेल किया, राइट। सेम इनके बीच का फोर्स होगा कोलम्बिक फोर्स, दैट इज और भी रिपल्सन होगा, तो वो क्या करेगा, इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा F2। तो जरा ध्यान से देखो, क्या F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यस। और F1 F2 का अगर मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम कैसे होगा, देखो चार्जेस सेम है यहाँ भी और डिस्टेंस भी सेम है, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो F1 से F2 क्या हो गया, कट गया। F1 और F2 क्या करेगा, एक दूसरे को काट देगा। तो देखो इनके बीच लगने वाला है फोर्स खत्म, है ना, इनके बीच लगने वाला है फोर्स खत्म हो गया, राइट। यहाँ से वाला फोर्स क्या हो गया, गायब हो गया, है ना। अब देखो यहाँ देख लेते हैं भाई, यहाँ भी दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, मान लो F3 फोर्स से, और ये इसको रिपेल करेगा मान लो F4 फोर्स से। यहाँ भी क्या होगा, F3 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो F4 के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, जो F3 का मैग्नीट्यूड होगा F4 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, इसलिए यहाँ से ये दोनों भी क्या हो गए, खत्म हो गए, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ से भी दोनों खत्म हो गए डायरेक्शन अपोजिट होने का, राइट। चलो अच्छा, अब इनके बीच देखते हैं। देखो ये वाला तो इसको रिपेल करेगा ना, ये वाला इधर इसको रिपेल किया, लेकिन मान लो F5 F4 फोर्स है ना,
ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, देखिए नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट किया, तो इनका डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। इनका डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। अब ये दोनों कैंसिल नहीं हो पाएंगे, तो नहीं हो पाएंगे, यानी जो एफ नेट होगा, जो एफ नेट होगा वो F5 F4 और क्या F5 का वेक्टर सम होगा। अलजेब्रिक सम कर देंगे सिंपल सा, है ना, डायरेक्शन सेम है तो सम कर दिए। तो देखो ये डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस से यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सबकी सब, ये भी ये है भाई, सब ये हो जाएगा क्योंकि हेक्सागोन है ना। तो F4 फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर, ये भी के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 2k क्यू इंटू क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर, दैट इज के। ऑप्शन नंबर व्हाट, सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत लोग जीरो लगाएंगे भाई, जीरो नहीं होगा है ना, हर बार जीरो नहीं होता। जीरो हो सकता था जब भी क्या हो जाए, पॉजिटिवली चार्ज हो जाए ना, ये भी अगर पॉजिटिवली चार्ज हो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि तब ये वाला फोर्स या फाइव जो लग रहा है उधर हो जाएगा, तो कभी डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट, तो नेट फोर्स तब जीरो हो जाएगा, है ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप कि बढ़िया समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। तो बेटा ये क्वेश्चन हम लोग का अगला क्वेश्चन है और कह रहा है कि इसमें देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज एफ, यानी दो चार्ज के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या दिया है, एफ दिया हुआ है। कह रहा है बोथ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के। अगर दोनों चार्ज को एक ऐसे मीडियम में रख दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, देन फोर्स बिटवीन चार्जेस, है ना, तो उनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, रिमेन सेम, और क्या, डी, जीरो, है ना। देखो एक बार फिर से आपका ऑप्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। भाई हर ऑप्शन में जीरो आ जा रहा है, लेकिन बहुत कम ऐसे ऑप्शन होगा जिसमें जीरो क्या होगा, सही होगा ना। तो कॉन्सेप्ट पे जाना, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। अगर कॉन्सेप्ट समझे हो तो कोई भी क्वेश्चन आप टैकल कर लोगे, आराम से कर लोगे। अब कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर वही भैया क्या, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100, है ना। यही वाला क्या फॉर्मूला लगाना, बजरंग बली का नाम लेकर काम हो जाएगा तुम्हारा, है ना। ठीक है, लेकिन हर जगह ये काम नहीं करेगा, ये भी ध्यान देना। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि दो चार्ज है, उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या है, एक ना। देखो जो कूलॉम का नियम आप लोग पढ़े हो ना, वो दरअसल वैक्यूम या एयर में है ना। एयर या वैक्यूम के लिए जो नियम आप लोग पढ़े, Q1 Q2 बाई क्या आर स्क्वायर, ये एयर के लिए है या वैक्यूम के लिए है ना। यानी कि ये जो नियम है कूलॉम का, ये किसी मीडियम के लिए नहीं है, एयर या वैक्यूम के लिए होता है। लेकिन अगर मान लो कि अगर हम लोग दो चार्ज किसी ऐसे मीडियम में रखे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो जो फोर्स होगा मीडियम में, जो फोर्स होगा मीडियम में, वो एयर का क्या हो जाएगा, 1/k टाइम्स हो जाएगा। ये ध्यान देना, जो एयर में जो फोर्स होगा उसका क्या हो जाएगा, 1/k टाइम्स हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखो, किसी भी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू k हमेशा एक से या एक से बड़ी होती है। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k की वैल्यू कभी भी एक से छोटी नहीं हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखना भाई। k बराबर 1 किसके लिए होता है, k बराबर देखो 1 होता है किसके लिए, एयर के लिए होता है, बता देते हैं आपको। k बराबर जैसे मान लीजिए होता है 89 होता है, सॉरी 79, तो k बराबर 79 होता है किसके लिए, वाटर के लिए होता है ना। और बाबू k बराबर इनफाइनाइट होता है किसके लिए, कंडक्टर के लिए होता है। k बराबर क्या, इनफाइनाइट। इसलिए कंडक्टर को क्या कहा जाता है, कंडक्टर इज द बैड डाइलेक्ट्रिक, है ना। कंडक्टर एक बहुत ही बैड डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है ना। एनीवे तो चलो, तो इसमें तो यानी कि आपको एक चीज यहाँ से क्लियर है कि भैया k की वैल्यू जो है वो एक से छोटी होने वाली नहीं है। यानी कि अगर आप यहाँ देखो तो सिंपल से चीज हमको दिख रहा है कि जो फोर्स है वो k की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो फोर्स है वो k क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और k की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। भाई k की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। k की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। और घटेगी तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई साहब, ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, बी। बी फिर से जीरो नहीं होगा, जीरो हम होने नहीं देंगे, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है, जीरो हो भी सकता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे जीरो ऑप्शन हो जाएगा, तो जीरो भी हो सकता है। तो बढ़िया से इस कॉन्सेप्ट को जानिए
कि अगर किसी चार्ज को डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल देंगे तो उनके बीच लगने वाला फोर्स हमेशा डिक्रीज करेगा, कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि k की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी या एक के बराबर हो सकती है, कभी भी एक से छोटी नहीं हो सकती। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? चलो ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अच्छा एक चीज और देखो, ये और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते थे, इंक्रीज डिक्रीज पर क्या कह सकते थे क्या, कि जो एफ एयर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ मीडियम होगा, है ना, जो एफ एयर होगा वो लेस देन इक्वल टू एफ मीडियम होगा। तो ठीक है, ऐसे पूछ देंगे तो भी क्या दिक्कत है, सब बता ही दोगे ना, मीडियम में हमेशा घट आएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमेशा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है कि नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट बेटा, ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, कह रहा है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, ध्यान देना, इज नॉट करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कह रहा है इसमें से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा जो है सवाल सही नहीं है, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा नोट हटा देते हैं यहाँ से, है ना। अब ठीक है, कह रहा है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या है। पहला कह रहा है कि दे फॉर्म क्लोज्ड लूप एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप एंड डिसकंटीन्यूअस कर्व, दे फॉर्म ओपन लूप एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व, और दे फॉर्म ओपन लूप और डिसकंटीन्यूअस कर्व। नहीं, पहली चीज तो जानिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दरअसल क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती है ना। दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड कलेक्टेड ऑन नेगेटिव चार्ज, राइट। अब वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं आ पाती है, यानी कि कहने का सेंस क्या है बेटा, कहने का सेंस है कि प्लस से माइनस की तरफ तो जाती है ना, प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं इस तरीके से, लेकिन वापस वो माइनस से प्लस की तरफ नहीं आती है। एक क्लोज लूप आपको दिखाई दे रहा है ना ऐसे, तो क्या वो क्लोज लूप बना रही है। देखो अगर हम सिंपल सी बात करें तो प्लस से माइनस की तरफ गई, लेकिन माइनस से प्लस की तरफ नहीं आती है। ऐसे अगर बनाती तो क्लोज लूप हो जाता, ऐसे तो बना नहीं रही है, ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये क्लोज लूप थोड़ी कहलाएगा, ये क्लोज लूप नहीं है ना। तो क्या वो क्लोज लूप बना रही है, तो प्लस से माइनस की तरफ गई लेकिन माइनस से प्लस की तरफ नहीं आएंगी। ठीक है, तो दूसरी बात की ये भी याद रखिए कि वो क्लोज और कॉन्टिन्यूअस करो हमेशा वो कॉन्टिन्यूअस करो बनाती है, डिसकॉन्टिन्यूअस करो कभी नहीं बनाती, क्योंकि करो में कहीं ब्रेकिंग नहीं होती, तो दे नेवर फॉर्म डिसकॉन्टिन्यूअस करो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन दे फॉर्म क्लोज लूप एंड डिसकंटीन्यूअस करो, दे फॉर्म ओपन लूप एंड कंटीन्यूअस करो। तो ऑप्शन नंबर क्या, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़िए, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो एक प्रॉपर्टी और है, क्या होता है ये, कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होती है, किसी भी सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी पॉजिटिव चार्ज से निकलकर इनफिनाइट तक जा सकती हैं आराम से ना, इनफिनाइट तक जा सकती है, या इनफिनाइट से किसी नेगेटिव चार्ज पे आ सकती है ना। तो ये सब चीजें क्या कर सकती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट ना। चलो तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर हैविंग चार्जेस q एंड 2q इज f, राइट। यानी कि दो आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर है, तो एक पर चार्ज q है, दूसरे पर चार्ज क्या है, 2q है, उनके बीच का लगने वाला फोर्स क्या है, f है। अब कह रहा है कि इफ दे कम इन कांटेक्ट एंड देन सेपरेटेड, अगर उनको कांटेक्ट करके फिर क्या किए, सेपरेट किए एंड प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस, उनको सेम डिस्टेंस पे रख दिए, तो कह रहा है कि देन फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, अब फोर्स उनके बीच का क्या हो जाएगा। दिस इज योर ऑप्शन, है ना। अपने आंसर को सॉल्यूशन करिए, इसको सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि आपका आंसर क्या आएगा। अब मिलते हैं आप लोग अपने अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।